देखिए इस वायरल वीडियो में लश्कर कमांडर सैफुल्लाह ये बता रहा है कि हाफिज सईद किस तरह बांग्लादेश में भी युवाओं को भड़का रहा है, रेडिकलाइज कर रहा है, कट्टरपंथी की तरफ धकेल रहा है ताकि उन्हें आतंकी ट्रेनिंग दी जा सके। उसने ये भी दावा किया कि उसका संगठन पहले से ही पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में सक्रिय रहा है और अब वो भारत को ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने के लिए तैयार कर रहा है। तो क्या वाकई बांग्लादेश आईएसआई और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के लिए नया लॉन्च पैड बन रहा है? और अगर जवाब हां है तो सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर बतौर देश हमारा जवाब क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा आपको मैं पीछे लेकर चलती हूं। दिन था 5 अगस्त 2024 का। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो चुका था और ढाका की सड़कों पर क्रांति के नाम पर हिंसा और अराजकता का खुला जश्न मनाया जा रहा था। अनिश्चितता और आशंकाओं के बीच शेख हसीना भारत आ गई और बांग्लादेश की कमान पहुंच गई एक बुजुर्ग अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के पास। और उसके बाद अब तक मोहम्मद यूनुस एक कठपुतली की तरह अमेरिका से लेकर चीन और पाकिस्तान तक के हाथों में नाच रहे हैं। इस एक साल बांग्लादेश ने कुछ हासिल किया हो या नहीं किया, एक बहुत बड़ी चीज गंवा जरूर दी और वो है इस्लामी मुल्क होने के बावजूद अपनी धर्मनिरपेक्ष पहचान। वो पहचान जिसे शेख मुजीब ने बड़ी शिद्दत और बड़े संघर्षों के साथ गढ़ा था और बाद में उनकी बेटी शेख हसीना भी उसे निभाती रही। किसी तरह इस पहचान को कट्टरपंथ के हाथों जाने से बचाती रही। लेकिन अब जबकि बांग्लादेश में पाकिस्तान से हाथ मिला लिए हैं तो इस्लामिक कट्टरपंथ धीरे धीरे बांग्लादेश के इस पहचान को निगलता जा रहा है और इस गैप को भर रहे हैं हाफिज सईद जैसे आतंकी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। रही सही कसर पूरी कर रहे हैं बांग्लादेश में मौजूद रोहिंग्या शरणार्थी और दूसरे रोहिंग्या आतंकी संगठन। आईएसआई का रोहिंग्या संगठनों से गठजोड़ खुफिया रिपोर्ट्स में यह कहा जाता है कि पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई बांग्लादेश में पहले से ही एक्टिव अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी यानी ARSA और कुछ दूसरे रोहिंग्या संगठनों के साथ गठजोड़ बना चुकी। फोर ब्रदर्स अलायंस नाम के इस ग्रुप में ARSA, रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन यानी RSO, इस्लामिक महाज और अराकान नेशनल डिफेंस फोर्स यानी ANDF जैसे ग्रुप्स पहले से ही शामिल। ये सारे नाम आपको बताने इसलिए जरूरी हैं कि अगर कहीं भी किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप या किसी भी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर आप ऐसी कोई भी बात सुने या समझें तो आपको ये पता हो कि आखिर ये चल क्या रहा है। देखिए दरअसल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इन लोकल जिहादी एलिमेंट्स और उनके नेटवर्क का इस्तेमाल कर ऐसे स्लीपर सेल्स तैयार करने की कोशिश कर रही हैं जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के जरिए घुसपैठ कर सके, वहां की शांति और संवेदनशील संतुलन को डिस्टर्ब कर सके। इसी कड़ी आईएसआई ने रोहिंग्याओं के साथ गठजोड़ बनाना शुरू कर दिया। अब आप देखिए ऐसे ऑपरेशंस में महिलाएं होती हैं, व्हाइट कॉलर लोग होते हैं। इससे जरूरी नहीं कि कोई 13 से 22 साल के लड़के को आप ब्रेन वॉश करके भेजेंगे, अब वो कोई भी हो सकता है। आईएसआई का रोहिंग्या संगठनों से गठजोड़, लेकिन बात सिर्फ रोहिंग्या संगठनों तक सीमित नहीं। आईएसआई की रहनुमाई में यहां लश्कर तैयबा यानी LET और अंसरुल्लाह बंगला टीम यानी ABT जैसे आतंकी संगठन भी एक्टिव कर दिए गए। खासकर लश्कर के आतंकियों को जिम्मा दिया गया है कि वो इन शरणार्थी शिविरों में रहने लगें, दोस्ती करें और दूसरे बांग्लादेशी युवाओं को दोस्ती करके कट्टरपंथ की राह पर धकेलें, उन्हें भड़काएं ताकि भारत के खिलाफ लड़ाई में उन्हें झोंका जा सके। आईएसआई इन सभी को हथियार, ट्रेनिंग और पैसे मुहैया करवा रहा है और इनका लक्ष्य क्या है? रिफ्यूजी कैंप्स में कट्टरपंथ को बढ़ाना, बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में अस्थिरता पैदा करना ताकि भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति
फैलाई जा सके, डिस्टर्ब किया जा सके, डिस्टेबलाइज किया जा सके। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में मौजूद 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी इस लिहाज से भर्ती और घुसपैठ के लिए आसान मोहरा बनाए जा सकते हैं।